चीज़ें, क्योंकि सबसे पहले तो प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए, पढ़ाई की होनी चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि अकेले पढ़ाई में सब कुछ लगा दो, नहीं भाई, और भी ज़िंदगी में काम होते हैं, वो सब भी करने चाहिए। तो आप लोग इन्जॉय करो, और क्या करो, इन्जॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी करो, दोनों काम करने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं कि बस कि अब तो पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम अपने किस पे आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि फालतू की बातें करने का कोई मतलब है नहीं। तो फालतू की बातें तो बहुत सारे लोग करते ही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ज़्यादा बातें करेंगे तो इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। फालतू में अगले इंसान का टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप जितना भी पढ़ाओ, काम की चीज़ें बताओ, फालतू की बातों से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पढ़ने से मतलब होना चाहिए, हमें पढ़ाने से मतलब। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि फालतू की बातों में कुछ मिलेगा या कुछ होगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा बीच में कुछ बात कर ली, ठीक है, चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस पूरे टाइम 10 मिनट पढ़ाया, 1 घंटे की क्लास, और बस इधर उधर की बातों में टाइम पास कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम क्या करेंगे, वित्त विधेयक और धन विधेयक में, उसमें अंतर समझेंगे कि वित्त विधेयक क्या है और धन विधेयक क्या है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। इस शब्द को भी क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा जाता है और कई बार पीवाईक्यू में पूछा भी गया है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं क्या, या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं क्या, कौन सा इसमें गलत है। और एग्जाम में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीज़ें गलत करके आ जाते हैं। तो हम इसी में समझेंगे कि वित्त विधेयक क्या है, एक बड़ा गोला है। वित्त विधेयक क्या है, एक, मान लो ये क्या है, वित्त विधेयक क्या है, वित्त विधेयक, और इसी में क्या है, धन विधेयक। ये क्या है, इसी में छोटा गोला है, धन विधेयक। तो आज हम क्या करेंगे, आज इनको क्लियर समझेंगे कि कौन से आर्टिकल में ये आते हैं। वैसे तो हमने जब पॉलिटी की क्लास ले रहे थे, यानी कि लक्ष्मीकांत सीरीज में जब पढ़ा रहे थे, उसमें भी क्लियर कराया है, लेकिन इतना नहीं किया है। तो आज हम और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया, भारतीय संसद में कानूनों के निर्माण, क्या, कानूनों के निर्माण एवं संशोधन के लिए विधेयकों यानी कि बिल्स को उनके विषय तथा पारगमन की प्रक्रिया के आधार पर, उनका विषय क्या होगा तथा उनके पारगमन की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी श्रेणियों के आधार पर क्या किया जाता है, उसको बांटा जाता है। ठीक, अब क्या आया, धन विधेयक यानी कि मनी बिल। आर्टिकल कौन सा है, 110। मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है, 110। इसको बहुत अच्छे से रट लेना है आपको, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि मनी बिल किस आर्टिकल में आता है। धन विधेयक केवल वित्तीय मामलों जैसे कर लगाने हटाने, यानी कि टैक्स लगाने और हटाने, सरकार द्वारा उधार लेने, यानी कि सरकार क्या करती है, उधार लेती है, ऋण भी तो लेती है ना सरकार, अपने पैसे से थोड़ी ना जरूरतें पूरी कर लेती है। कभी कभी जरूरत होती है तो मार्केट से पैसा उठाती है सरकार, या किसी देश से भी क्या लेती है, ऋण लेती है, फिर उसका ब्याज भी देना पड़ता है। कुछ अपनी क्या होती है, एसेट्स होती है, उनको दे देती है। जैसे क्या बॉन्ड वगैरह सरकार लॉन्च करती है कि 5 साल के लिए इतने रुपए में दिया जाएगा और इतने रुपए आपको वापस किए जाएंगे, क्योंकि तत्काल सरकार को जरूरत होती है पैसे की, फिर उससे सरकार पैसा कमाती है और उसके बाद क्या करती है, वो वापस कर देती है। तो ये सब किस में आते हैं, धन विधेयक में आते हैं। या भारत की संचित निधि, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से धन की निकासी और व्यय से संबंधित होते हैं। क्या होता है, संचित निधि से धन की निकासी कैसे होगी, या फिर व्यय मतलब खर्चे से संबंधित जो भी चीजें आएंगी वो सब किस में आएंगी, आर्टिकल 10 में दी गई है, और किस में आएंगी, धन विधेयक के अंतर्गत आती है। अध्यक्ष का निर्माण, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। इसका अंतिम निर्णय किसके हाथ में होता है, लोकसभा स्पीकर के हाथ में, यानी कि ओम बिरला साहब बताएंगे कि भाई ये धन विधेयक है या नहीं,
ये वही डिसाइड कर सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। प्रस्तुतिकरण, इसे केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। कैसे? धन विधेयक कहाँ पेश किया जाएगा? केवल लोकसभा में, और किसकी अनुमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की, यानी कि मुर्मू जी की अनुमति लेना अनिवार्य है। तो इसमें दो व्यक्ति अहम कौन हो गए? एक तो मुर्मू जी हो गए क्योंकि उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, और इसका निर्णय कौन करेगा? ओम बिरला जी हो गए। तो धन विधेयक के लिए दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं, लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति। अब आगे राज्यसभा की सीमाएं क्या है धन विधेयक के लिए? राज्यसभा क्या नहीं कर सकती है? इसको न तो अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा ये नहीं कह सकती कि हम इसको धन विधेयक नहीं मानते, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। न ही इसे संशोधित कर सकती है, क्या उसमें चेंज भी नहीं कर सकती है? किसमें? धन विधेयक में, क्योंकि ये भी ऑप्शन नहीं है। न उसको संशोधित करने का ऑप्शन है और न किसका? अस्वीकार करने का ऑप्शन है। इसको केवल कितने दिन तक? 14 दिन तक रोका जा सकता है। कहाँ पे? 14 दिन तक कहाँ रोका जा सकता है? राज्यसभा में। और इसमें क्या नहीं होगा? इसमें धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। क्या नहीं बुलाई जाएगी? और संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? आर्टिकल 108 यानी कि 108। और होता क्या है कि जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, यानी कि एक सदन कुछ बोल रहा है कि हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे, एक सदन बोल रहा है कि हम स्वीकार करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय यानी कि मुर्मू जी क्या कहेंगी कि नहीं नहीं, दोनों लोगों को क्या करते हैं? एक साथ बुला लेते हैं, और इसकी अध्यक्षता यहाँ भी किसका काम है? ओम बिरला का काम है। वो इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। अब बहुमत, इसे पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसे बहुमत की? साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है? इसे पारित किया जा सकता है, क्योंकि इसका मेनली काम का है लोकसभा में, लोकसभा स्पीकर का है, और किसका है? और राष्ट्रपति का। तो अब चलते हैं वित्त विधेयक पे। वित्त विधेयक क्या है? और आज साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उसको भी आज क्लियर करेंगे। फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 ये क्या कहता है? वित्त विधेयक भी वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? यानी कि जो फाइनेंशियल मामले हैं उनसे संबंधित होते हैं, लेकिन इसमें करों के साथ साथ, यानी कि किसके साथ? टैक्स के साथ साथ अन्य सामान्य विधायी विषय भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं? अन्य विधायी विषय भी शामिल होते हैं। सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। क्या हो गया? ये जो मैंने अभी पहले समझाया था ना, ये क्या है? अगर आपने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे गोले का मतलब क्या होता है और बड़े गोले का मतलब क्या होता है। ये क्या है? वित्त विधेयक। अब क्या आया? ये बड़ा गोला। अब ये क्या? सॉरी, ये धन विधेयक है, ये क्या है? वित्त विधेयक। तो अब ये क्या दर्शा रहा है? ये कह रहा है कि सभी क्या है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक क्या नहीं है? धन विधेयक नहीं है, क्योंकि ये छोटे गोले में आ रहा है। ये क्लियर हो गया होगा शायद। मैंने कोशिश की आपको समझाने की। इस गोले से आप देख लेना, अगर एग्जाम में आता है तो क्या करना, आप ऐसे डायग्राम, एक छोटा गोला धन विधेयक, एक बड़ा गोला क्या कर लेना है? वित्त विधेयक। अब क्या है? अनुच्छेद 117 उसका क्लॉज 1, इसमें क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 110 के साथ सामान्य मामले शामिल होते हैं। 110 में किसकी बात की गई है? टैक्स की बात की गई है, और किसकी सरकार उधार लेगी, वो सब चीजें, टैक्स को लगाना, हटाना, और क्या उधार लेना, ये सब किस में आते हैं? धन विधेयक में आते हैं। तो और इसके साथ क्या करेंगे? सामान्य विषय भी शामिल करते हैं। ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल
लोकसभा में पेश होता है। किसकी सिफारिश पर? लोकसभा मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश पर, यानी कि मुर्मू जी की सिफारिश पर। और कहाँ होगा? केवल लोकसभा में पेश होता है। अब क्या आया? परंतु राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। उसको नहीं कर सकती थी राज्यसभा, किसको? धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी, न ही उसको संशोधित कर सकती थी। केवल क्या कर सकती थी? 14 दिन के लिए रोक सकती थी। कौन? राज्यसभा। इसको क्या कर सकती है? परंतु इसे संशोधित भी कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। किसको? वित्त विधेयक को। तो ये अंतर है, उसको बहुत अच्छे से याद रख लेना। किसको? कि राज्यसभा इसको संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन धन विधेयक के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। कौन? राज्यसभा। अब टाइप 2 आया, इसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 117 का क्लॉज क्या? 3। ये क्या कहता है? इसमें संचित निधि से व्यय संबंधी यानी कि खर्चे संबंधी जो प्रावधान होते हैं, इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब खर्चे से संबंधित जो प्रावधान है, किसके? वित्त विधेयक के। यानी कि टाइप 2 कहता है कि खर्चे से संबंधित जो प्रावधान है, उसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, यानी कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन संयुक्त बैठक दोनों सदनों में असहमति होने पर, मतलब संयुक्त बैठक बुलाई कब जाती है? दोनों सदनों की असहमति है, यानी कि गतिरोध हो गया, तो क्या करेंगे? संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक में नहीं बुला सकते। बिग नो। ठीक है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 नहीं बुला सकते हैं, वित्त विधेयक में बुला सकते हैं। इसके टाइप 2 में बहुमत, इसे कैसे? साधारण बहुमत से क्या किया जाता है? पारित किया जा सकता है। धन विधेयक को भी किससे पारित किया जाता है? साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने की। अब क्या आया? साधारण विधेयक। ये क्या होते हैं? वित्तीय मामलों और संविधान संशोधन को छोड़कर, मतलब जो फाइनेंस मामले हैं, फाइनेंशियल मामले हैं, और क्या? संविधान संशोधन को छोड़कर सभी विषय। कौन कौन से विषय होते हैं? सामाजिक, प्रशासनिक और नीतिगत। कौन से विषय? इसमें 3 विषय है, सामाजिक, प्रशासनिक और नीतिगत जो विषय है से संबंधित विधेयक क्या कहलाते हैं? साधारण विधेयक कहलाते हैं। कौन से विधेयक कहलाते हैं? साधारण विधेयक। अब इनकी प्रस्तुति कहाँ की जाती है? मतलब इनको पेश कहाँ किया जाता है? किसी भी सदन। किसी भी सदन का मतलब लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी क्या किया जा सकता है? इनको पेश किया जा सकता है। और किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा। अब मंत्री और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट मेंबर कौन होता है? मंत्री सत्ता दल का होगा, ये कंफर्म है। बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी जिसको चाहेंगे सांसद को उसको मंत्री बनाएंगे। वो किसके? मोदी जी कहेंगे कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, तो मुर्मू जी क्या करेंगे? उस व्यक्ति को मंत्री बना देंगे। ठीक। अब क्या होता है? गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो व्यक्ति मंत्री नहीं है लेकिन वो सांसद है। क्या है? मंत्री नहीं है लेकिन वो सांसद है। वो क्या? उसको क्या बोलते हैं? गैर सरकारी सदस्य, यानी कि प्राइवेट मेंबर कहते हैं उसको। और क्या है? राज्यसभा की शक्ति। राज्यसभा इसे अधिकतम कितने समय के लिए रख सकती है? 6 महीने तक रोक सकती है। और क्या सकती है? क्या कर सकती है? संशोधन का सुझाव दे सकती है। धन विधेयक को कितने दिन? 14 दिन। इसको कितने दिन? साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है, संशोधन का सुझाव दे सकती है, लेकिन धन विधेयक को क्या कर सकती है? 14 दिन रोक सकती है, लेकिन उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती है। संशोधित करने का कोई भी क्या नहीं कर सकती है? प्रस्ताव नहीं दे सकती कि इसमें कोई संशोधन किया जाए। किसमें? धन विधेयक में। तो इसको कंपेयर भी करते जा रहे हैं, तो चीजें याद हो जाएगी आपको। अब संयुक्त बैठक क्या है? असहमति की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगर असहमति हो गई है तो क्या होगा? संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बहुमत इसे दोनों सदनों में साधारण बहुमत से
पारित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। अब क्या आया? विशेष मेजोरिटी। विशेष मेजोरिटी में क्या है? विशेष मेजोरिटी में क्या है? सॉरी, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष मेजोरिटी, हाँ चलो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, कोई नहीं। स्पेशल मेजोरिटी में क्या है? सामान्य विधायी कार्यों में उपस्थित, मतलब सामान्य विधायी कार्यों में क्या उपस्थित, मतलब जो लोग वहां पे मौजूद हैं और मतदान करने वाले कितने 50% से अधिक, 50% से अधिक पर्याप्त होता है, मतलब परंतु गंभीर मामलों के विषय में बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष मेजोरिटी की आवश्यकता कब होती है? इसमें 50% से अधिक व्यक्ति की, मतलब सदस्यों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विषय गंभीर है, तो उसमें चर्चा करने के लिए अधिकतम लोगों की क्या चाहिए? सहमति चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कोई गंभीर विषय है, 10 लोगों ने मिलके उस पर क्या कर ली? चर्चा कर ली, और पता चला है कि वो उसमें उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं थी और कुछ चीज़ें गलत हो गई, डिसीजन गलत ले लिया और वो बिल बन के तैयार हो गया। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कि किसको रखा गया है? स्पेशल मेजोरिटी को भी रखा गया है। अब क्या आया? संविधान संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए क्या कर सकते हैं? 368 के तहत क्या कर सकते हैं? शर्त क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य में कुल सदन की कुल सदस्यों का क्या है? जो संख्या है उसका बहुमत, और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम कितना होना चाहिए? 2/3, यानी कि कितना होना चाहिए? 66%। कितना होना चाहिए? 2/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 का मतलब 33% हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया? 66 सही 2/3, इतने व्यक्ति, यानी कि 66 मतलब 50% से अधिक व्यक्ति होने आवश्यक है। किसमें? संविधान में संशोधन के लिए। संविधान संशोधन के विधेयकों और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या होगा? संविधान में संशोधन कब किया जाएगा? किसी संविधान संशोधन के लिए 300 अनुच्छेद जो 368 है उसमें शर्त क्या दी गई है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। और इनका उपयोग कब किया जाता है? संविधान में संशोधन करने के लिए, मतलब 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसी को हटाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? वहां भी 2/3 बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब क्या आया? राज्य सूची पर कानून बनाने हेतु क्या है? अनुच्छेद 249 से लेके 252 तक। अब इसमें क्या दिया गया है? इसकी शर्तें क्या है कि राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम, यहाँ भी किसकी जरूरत होती है? विशेष बहुमत की, यानी कि 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? उपस्थित है, और मतदान करने वाले 2/3 व्यक्ति का बहुमत होना आवश्यक है। यानी कि व्यक्ति मतलब सदस्य, जो क्या है? सदन के सदस्य, उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ? व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जब राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, जब राज्यसभा क्या करती है? राज्य सूची के विषय को क्या करती है? राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, तब क्या होता है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ये कब? इसकी शर्त क्या है? राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया किसमें दी गई है? आर्टिकल 61 में दी गई है। इसमें कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रपति पर क्या किया गया है? अगर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाया जा रहा है तो। अब क्या कर लेते हैं? अब इनमें विधेयकों की तुलना कर लेते हैं कि किसमें क्या है। इससे क्या हो जाएगा कि जो ऊपर समझाया है ना,
उसको समराइज कर देते हैं, किसमें क्या है क्या नहीं है। ये टेबल अगर आप समझेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब क्या है, धन विधेयक मतलब विधेयक के प्रकार, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और क्या संविधान संशोधन। इसमें क्या क्या है, धन विधेयक को कहाँ ला सकते हैं, केवल लोकसभा, केवल लोकसभा में ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, राज्यसभा का क्या है इसमें राइट, राज्यसभा इसको क्या नहीं कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है, इसको संशोधित नहीं कर सकती है। और रोक कितने दिन सकती है राज्यसभा, राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है इसको, इसको रोक सकती है 14 दिन के लिए। लेकिन इस पे क्या नहीं होगा, जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, किस पे, धन विधेयक पर। और आवश्यकता क्या है, बहुमत कैसा होना चाहिए, साधारण बहुमत। ठीक, इसे केवल कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। वित्त विधेयक, ये टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 को केवल लोकसभा में लाया जाता है। ये याद रख लेना है आपको कि टाइप 1 है अगर वित्त विधेयक तो किस में लाया जाएगा, केवल लोकसभा में लाया जाता है। और टाइप 2 है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, यानी कि लोकसभा ओब्लिक राज्यसभा, किसी में भी क्या कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं। राज्यसभा की शक्ति क्या है, इसके लिए अस्वीकार या संशोधित कर सकती है, किसको, फाइनेंस बिल को क्या कर सकती है राज्यसभा, अस्वीकार या संशोधित कर सकती है। और इस पे क्या कर सकते हैं, जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। और बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अब बहुमत कैसा होना चाहिए, इसके लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता है, साधारण बहुमत की आवश्यकता है। अब आया साधारण विधेयक, किसी भी सदन में अधिकतम, मतलब क्या है इसका, किसी भी सदन का मतलब क्या है, राज्यसभा ओब्लिक लोकसभा, इसको किस में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और कितने दिनों तक रोक सकते हैं, राज्यसभा इसको अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, 6 महीने तक रोक सकती है, मतलब कि अपने पास रख सकती है। और इसमें क्या, जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। और इसको भी किसकी आवश्यकता होती है, कौन से बहुमत की, साधारण बहुमत की। तो तीनों में एक चीज या कॉमन है, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, साधारण विधेयक हो, इसमें तीनों में आवश्यक बहुमत कौन सा है, साधारण बहुमत तीनों में। लेकिन विशेष बहुमत की आवश्यकता कहाँ होगी, संविधान संशोधन में। इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन का मतलब राज्यसभा, किसी भी सदन का क्या मतलब है, राज्यसभा और लोकसभा। और शक्ति क्या है, समान शक्ति है, अधिकतम 6 महीने के लिए रोक सकते हैं। रोकने पर क्या है, विधेयक क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं कर सकते, जॉइंट सीटिंग नहीं बुला सकते, क्या नहीं कर सकते, जॉइंट सीटिंग नहीं बुला सकते। और इसमें जो बहुमत है वो कौन सा होना चाहिए, विशेष बहुमत, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि 66% व्यक्तियों का क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए इसके लिए। तो देखते हैं इसको, तो मैंने कोशिश किया है कि इन सब चीज़ों को बहुत क्लस्टर क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और आपका क्या रहता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो गए और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन यहाँ से गलत होते हैं। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है, इसको 2-3 बार आप देख लेना, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कॉलेजियम पढ़ेंगे, क्योंकि आज क्या हुआ है, जजों की कितनी संख्या अभी कितनी थी, 34, और अब कितनी कर दी गई है, 38, 37। वर्तमान में जजों की संख्या कितनी कर दी गई, वर्तमान में की गई है 2019 के बाद अब हुआ है। वर्तमान में जजों यानी कि 2026 में जजों की संख्या कितनी कर दी गई है, 2026। इसमें जजों की संख्या कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जजों की संख्या 38 का मतलब क्या है, CJI प्लस 37
अन्य जज, अन्य जज। तो अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है कि नहीं किया गया है, या फिर इसको बाद में जोड़ा गया है, या किसकी है, ये हमारे किसकी न्यायपालिका की उपज है। ये सब चीजें आज हम समझेंगे, क्योंकि अभी एक उज्जवल भैया एक जज है, हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल उठाया है कॉलेजियम पर कि हमारी जो कॉलेजियम प्रणाली है वो क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, क्योंकि जजों को जो क्या सिलेक्ट किया जा रहा है उनकी योग्यता नहीं बताई जा रही है। वो कहा किस वे में है, जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था तो हमारे जो वर्तमान सीजेआई है उन्होंने कहा था कि जो बच्चों का जो केस गया तो उन्होंने ये कहा था कि हमें अपना भी समय बर्बाद नहीं करना है और आपका भी नहीं करना है। तो ऐसी असंवेदनशील शायद हो सकता है उन्होंने किसी और वे में कहा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उनका फर्ज बनता है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो उनको उनकी बात सुननी चाहिए थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर क्लियर भी किया है। तो कॉलेजियम प्रणाली कैसे आई, क्या हुआ, पहले क्या था, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे हमारे, क्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1952 में क्या होते, चुनाव होते। उसके बाद नेहरू जी ने एक हेल्दी न्यायपालिका के लिए क्या बनाया, उन्होंने कहा कि सर्वोच्चता के आधार पर जो व्यक्ति, मतलब सर्वोच्चता नहीं, वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर जो व्यक्ति वरिष्ठ होगा वो क्या बनेगा, वो सीजेआई बनेगा। क्योंकि जो वरिष्ठ हो गया मतलब सब में बड़ा है तो उसकी योग्यता भी तो ज्यादा हो गई होगी। धीरे धीरे चीज, बहुत सारी चीजें तो ग्रेजुअली अनुभव से आती है ना, बहुत सारी चीजें आप ऐसे नहीं सीख सकते। आप सोचो कि समय से पहले कुछ आप सीख जाओगे और आपने उस पर काम नहीं किया है। मान लो अभी मैं इस पर लिख रही हूँ, हो सकता है अभी मैंने शुरुआत की है तो उतना अच्छा नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैं क्या करूँगी, प्रैक्टिस करते करते क्या करूँगी, मैं बहुत अच्छा लिखने लग जाऊँगी। तो मेन होता है अनुभव। तो उन्होंने क्या किया था, उनके समय में चीज़ें ठीक चली। फिर उसके बाद छोटा सा कार्यकाल किसका आया, लाल बहादुर शास्त्री जी का आया, उनके समय में भी चीज़ें ठीक चली। चेंज कहाँ से आया, इंदिरा गांधी की सरकार आई और 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस आया। क्या हुआ, 1973 में केशवानंद भारती केस आया। उसमें सबसे बड़ी बेंच थी, 13 जजों की बेंच थी। उसमें क्या हुआ कि 6 जज, यानी कि क्या हो गया, ये हो गए 13 हो गए ना। इसमें इन्होंने किसमें, विपक्ष में, और इन्होंने किसमें, पक्ष में क्या कहा कि संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, अभी तक कितनी 26 चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया गया है और उन्होंने फिक्स नहीं किया कि संविधान की क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी। इसकी व्याख्या वो समय समय पर करते रहेंगे। ये किसमें कहा गया था, ये फैसला कब आया, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस, नंद भारती केस 1973। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो 3 जज थे, ठीक है, सेडल और ग्रोवर और एक और थे, ठीक है, और उसमें कौन थे, एक अजीत रे एक थे, ए आर रे इनको बोलते हैं, ए आर रे लिख लेते हैं, ठीक है। ये इस साइड थे, इन्होंने विपक्ष में वोट किया था केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। इन्होंने क्या कह दिया था, केशवानंद भारती में ये बात कही थी। तो ये जज क्या थे, ये पक्ष में थे, ये विपक्ष में थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो 3 जज थे, जो सीनियरिटी के हिसाब से जिनका नंबर था 3 जजों का, उनको छोड़ के ये वर्डिक्ट कब आया, ये आया 24 तारीख को, यानी कि 24 अप्रैल को। और ये हुआ तब 25 को। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि ये जो चौथे नंबर के जज थे इनको क्या कर दिया, सीजेआई बना दिया। तो जो कॉलेजियम की जो शुरुआत होती है वो यहीं से इसकी क्या पड़ी, यहीं से इसकी जड़ें पड़ गई। तो अब हम क्या करेंगे,
कॉलेजियम के बारे में जो हमारी क्या है पीपीटी है उस पे देखेंगे। ये मोटा मोटी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा चीज़ें इसके बैकग्राउंड में जाके क्या हो जाए, समझ में आ जाए। हो गई क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम। भारतीय न्यायपालिका में किसका जजों की नियुक्ति कैसे होगी, ये किसमें लिखा गया है, कॉलेजियम में। कॉलेजियम सिस्टम भारत में सुप्रीम कोर्ट, कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और क्या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होगी, यानी कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और उनके ट्रांसफर की एक प्रणाली है। उनकी नियुक्ति और ट्रांसफर की क्या है, एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है। यह व्यवस्था कैसी है, भारतीय संविधान में मूल रूप से क्या नहीं थी, उल्लेखित नहीं थी, यानी कि हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि इसे किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको ऐतिहासिक फैसलों से माध्यम से इसको विकसित किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऐतिहासिक फैसले आए ना, केशवानंद भारती केस आया जो ऐतिहासिक फैसला था, उसके बाद से ये सब डेवलप हुआ है। अब इसकी संरचना में कौन कौन होता है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन होता है। सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में कौन कौन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, कौन, सीजेआई, और कौन, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। तो टोटल एक तो सीजेआई हो गए प्लस 4 जो वरिष्ठ यानी कि जो वरिष्ठ बड़े जो जज हैं, इनकी सीनियरिटी में जो ऊपर आते हैं वो कौन होंगे, वो शामिल होंगे। और क्या होगा, हाई कोर्ट में क्या होगा, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य यानी कि चीफ जस्टिस यानी कि हाई कोर्ट के, और 2 सबसे वरिष्ठ यानी कि सबसे सीनियर जज होंगे, उनको शामिल। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 3 लोग होंगे, और यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 5 होंगे। उससे क्या बनेगा, कॉलेजियम बनेगी, और क्या होगा, एक नए जज की नियुक्ति की जाएगी, चाहे वो सीजेआई हो या फिर कोई अन्य जज हो। अब कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ, 3 जज केस आया, प्रथम जज केस कब आया, 1981 का। इसकी जड़ें कहाँ से पड़ी थी, 1973 का जो केस आया था केशवानंद भारती, वहां से कहीं ना कहीं जजों को, जब चौथे नंबर के जज को AR रे थे ना, उनको क्या कर दिया गया था, उनको सीजेआई बना दिया गया था। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं वहीं से पड़ गई थी। लेकिन प्रथम जज मामला कब आया, 1981। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका क्या नहीं करेगी, कार्यपालिका को प्राथमिकता प्राप्त होगी, और संविधान के परामर्श, परामर्श शब्द का अर्थ होता है सहमति, इसमें क्या कहा गया, सहमति नहीं है, शब्द का अर्थ क्या है, सहमति, जो कि नहीं है। द्वितीय जज में क्या कहा गया, 1993 में आया कि कोर्ट 1981 के निर्णय को पलटते हुए स्पष्ट किया है कि परामर्श का वास्तविक अर्थ होता है सहमति। उसमें क्या था, परामर्श का अर्थ था, सहमति नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है कि परामर्श है, तो मतलब इसका अर्थ है कि सहमति है। इसके साथ सीजेआई और 2 वरिष्ठ जजों के सहयोग से क्या बनाई गई, कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। अब क्या आया, 3rd जज केस आया 1998 में, राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श, और ये परामर्श किसके लिए था, वो राष्ट्रपति के लिए था। परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार किया, और क्या किया, सीजेआई प्लस 4 और सीनियर जज, उनसे क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 व्यक्ति हो गए। वो किसके नियुक्ति के लिए हो गए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति की जाएगी उसमें। अब नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी, अब इसकी सिफारिश कॉलेजियम योग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर अपनी सिफारिश किसको भेजता है, केंद्र सरकार को, यानी कि
कानून मंत्रालय को भेजता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी समीक्षा और जांच कैसे होगी, कानून मंत्रालय आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को कानून मंत्रालय की रिपोर्ट के साथ सिफारिश को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भी भेजा जाता है। किसके लिए, इसकी समीक्षा की जाए यानी जांच की जाए। आपत्ति और पुनर्विचार, यदि सरकार को किसी नाम से क्या है, आपत्ति है, यानी कि मोदी जी को किसी व्यक्ति के जज बनने से आपत्ति है तो वह क्या कर सकते हैं, फाइल को पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम के पास भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। और अंतिम निर्णय क्या होगा, यदि कॉलेजियम वही नाम दोहराता है, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम, जिन जज साहिब का नाम क्या किया गया था, पहले लिया गया था और उन्हीं का नाम क्या कर देते, वापस देते हैं, तो सरकार को उस व्यक्ति को क्या जज नियुक्त करने के लिए क्या होगी, सरकार बाध्यकारी होगी, यानी कि सरकार को मानना पड़ेगा कि अभी यही व्यक्ति क्या बनेंगे, सीजेआई बनेंगे या जज बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। अब इसके पक्ष और विपक्ष में क्या है, इसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, क्योंकि जब केशवानंद भारती आया, चौथे नंबर के जज को क्या किया गया, उनको सीजेआई बनाया गया, तो क्या था, कार्यपालिका का क्या था, न्यायपालिका में हस्तक्षेप था। अब ये क्या करता है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। यह प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यपालिका के दबाव से न्यायपालिका को क्या रखती है, आजाद रखती है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल हमारे डीपीएसपी का 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, क्योंकि 1973 में क्या हुआ था, इसका वायलेशन हुआ था, यानी कि उल्लंघन हुआ था। कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब विशेषता क्या है इसकी, न्यायपालिका से जुड़े वरिष्ठ जज ही क्या होंगे, आकलन करने में सक्षम होते हैं। क्या करने में, आकलन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। कौन सा वकील या अधीनस्थ जज पद के योग्य है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट की बात है उसी व्यक्ति को पता होगा कि इस व्यक्ति में इस काम को करने की एक्सपर्टीज है या नहीं। बाकी अन्य कोई व्यक्ति उतना बेहतर नहीं समझ सकता है, क्योंकि जो उसमें अंदर से काम कर रहा है तो उसको उसके बारे में उसे अंदर से चीज़ें ज़्यादा पता होती। मान लो आपको खाना बनाना आता है तो खाने की एक एक बारीकी आपको अच्छे से आती होगी, मुझे नहीं आता है तो मुझे नहीं पता होगा, मुझे मोटी मोटी चीज़ें पता होंगी, हो सकता, लेकिन हमारी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये इसके क्या कहा गया, पक्ष में कहा गया। अब इसकी आलोचना और क्या है, कौन क्या है, यानी कि चिंताएं क्या है कि पारदर्शिता की कमी है, कि वो लोग बताते नहीं है, कॉलेजियम की बैठकें और निर्णय की प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की जाती है, तो इसलिए क्या इनकी क्या जवाबदेही पर यानी कि अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं कि इस व्यक्ति को बनाया गया तो कैसे बनाया गया। इस पे सवाल अभी किसने उठाया, उज्जवल भुइया जो जज हैं उन्होंने इस पे सवाल उठाया, इस यहीं से वो बात बोली उन्होंने। अंकल जज सिंड्रोम, प्रक्रिया में पक्षपात और स्वजन यानी कि नेपोटिज्म की बात होती है कि जिनके लोग जिनकी जान पहचान है ये कहते हैं कि अगर किसी के बाबा पापा या बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड में कोई जज है या वकील है तो उनके बच्चों को आसानी रहती है। ये है भी, क्योंकि जो अगर कोई पहली पीढ़ी जा रही है तो उसको बहुत क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। गैर संवैधानिक उत्पत्ति, संविधान में इस व्यवस्था का कोई क्या नहीं किया गया, डायरेक्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ये किसकी उपज है, ये सुप्रीम कोर्ट की उपज है। तब अब क्या आया, NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विवाद। ये क्या था, ये था कि कब आया, ये 2014 में। कौन लेके आया, मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप करेंगे। क्यों, केंद्र सरकार 2014 में कौन सा संशोधन लाई, 99 में संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, कॉलेजियम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कौन सा संशोधन था, 99 संविधान संशोधन। अब NJAC लाने का प्रयास किया था, इसमें कार्यपालिका
न्यायपालिका की भूमिका भी शामिल थी। कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, आर्टिकल 15, जो आर्टिकल 50 है उसका अगर कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी तो क्या होगा, उसका वायलेशन होगा। तो 2015 में क्या हुआ, फोर्थ जज मामला आया, यानी कि 3 जजों का मामला। 1930 जज मामला कब आ गया था, 1998 में, 2015 में आया। और उन्होंने क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे क्या कर दिया, इसे रद्द कर दिया। क्या कर दिया, इसे रद्द कर दिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कॉलेजियम प्रणाली का लागू होना, यानी कि लागू रखना जरूरी है। ये किसने कहा गया, एनजेएसी, जिसमें रद्द किया किसने, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आज हमारा क्या क्या हो गया कंप्लीट। आज हमारा हो गया धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, ठीक है। और फिर कॉलेजियम सिस्टम कैसे कैसे यहाँ की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें क्या की, आज हमने जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक थे उनको मैंने पूरे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं और अच्छे से समझाने की या और कुछ नया करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आ जाए, बस यही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।